हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्वेश्चन करा दी है और इस बार ये सेकेंड सेमेस्टर का है और इसमें लगभग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें कितना रहेगा वो देख लेते हैं। 219 सेकेंड सेमेस्टर में, यानी कि टोटल अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कर लेते हैं तो अगर आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम में फीटर ट्रेड में, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी यहाँ तैयारी करवाया जाता है ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों से लिया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आवाज क्लियर जा रहा है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे लाइव पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को आज से स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क इन द रीमर। ठीक है, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है ना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये वाला कोण का मान आप लोगों को बताना है। एक्स के रूप में इसी को दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो भी यहाँ मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो एंगल यहाँ पे दिखाया गया है उसको हेलिक्स एंगल कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या करना है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। रिमिंग कहलाता है, स्पार्ट केसिंग कहलाता है, काउंटर बोरिंग कहलाता है या काउंटर सिंकिंग कहलाता है। यहाँ पे मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए, तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो होता है रीमिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रीमिंग उसे कहते हैं, ड्रिल किए गए छेद को फिनिशिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि क्यों हैंड रीमर के दांतों में आसान अंतराल होता है, असमान अंतराल होता है, यानी कि समान नहीं होता है दांतों के बीच का अंतराल जो हैंड रीमर होते हैं। क्यों, ये बताना है आप लोगों को। रिड्यूस चैटरिंग, यानी चैटरिंग को कम करने के लिए, रिमूव मोर मेटल को रिमूव करने के लिए, या इंक्रीज द इफिशियंसी, दक्षता को बढ़ाने के लिए, या इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल की जीवन बचाने के लिए। तो देखिए क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग करना होता है। चैटरिंग की जो आवाज है उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है। प्रिवेंट रफ होल को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, अपकृत छिद्रों को बचाने के लिए, या यहाँ पे प्रिवेंट ओवरसाइज छिद्रों को रोकने के लिए, या प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, किनारों के असमान कोण को रोकने के लिए, या ड्रिल के किनारों को घर्षण को रोकने के लिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग, यानी कि ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। ठीक है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोड क्या होता है। ठीक है, बताएंगे आप लोग। तो रिवेटिंग के लिए जो काउंटर सिंकिंग का कोड होता है वो 75 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण होता है। ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी गई होती है, या कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा गया होता है, इसलिए ड्रिलिंग करते समय ड्रिल ओवरहीट होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये कारण बताना है। या क्लियरेंस एंगल सही नहीं होता है, या चिप्स के कारण फ्लूइड ब्लॉक हो गया रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यानी कि क्लियरेंस एंगल जो होता है, क्लियरेंस जो कोण होता है वो सही नहीं होता है, उसी के कारण ड्रिल करते समय जो ड्रिल है ओवरहीट होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करके ऑपरेशन का नाम क्या है। मतलब एक छिद्र है, कुछ गहराई तक बड़ा करने हैं उसको, तो किस ऑपरेशन के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा उसे बड़ा करेंगे। रिमिंग के द्वारा, या स्पार्ट फेसिंग के द्वारा, या काउंटर बोरिंग, या काउंटर सिंकिंग। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए गहराई के लिए छिद्र किए गए
छिद्र को बड़ा करने के लिए जो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं उसे काउंटर बोरिंग कहते हैं, वो याद रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है कि जो छिद्र होता है उसके साइज को बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर दिया है कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोड अधिक होता है तो क्या होगा। ठीक है, बताना है अब कि जो ड्रिलिंग टूल्स है उसमें क्लियरेंस कोड अधिक रखेंगे तो क्या होगा। कटिंग एज ब्लंट हो जाएगा, यानी कि जो कटिंग का किनारा है वो भोथरा जाएगा, यानी कि बिल्कुल जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं होगा। कटिंग एज तेज नहीं होगा, यानी कि जो कटिंग है वो तेज नहीं होगा। कटिंग एज कमजोर हो जाएगा या कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगा। तो करेक्ट आंसर इस 8वें का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटिंग एज विल बी बिकम वीक, यानी कि जो कटिंग एज है वो बहुत ही कमजोर हो जाएगा, इसलिए ड्रिल क्लियरेंस कोड अधिक नहीं दिया जाता है। अगर अधिक देंगे तो कटिंग एज कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर का। दिया हुआ है यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो वो क्या होगा। ठीक है, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल यहाँ पे स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा होगा तो क्या होगा, ड्रिल टूट जाएगा या ड्रिल अधिक गर्म होगा या ड्रिल रफ होल बनाएगा या अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ओवर साइज होल आर मेड, यानी कि अधिक आकार का ड्रिल बन जाएगा। मान लीजिए कि ये प्लेट है और हमें यहाँ पे ड्रिल करना है और हमारा सेंटर यहाँ रहे न रहकर बाहर की तरफ रहे तो ये ड्रिल का आकार क्या कर लेगा, बड़ा कर लेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क एक्स ऑफ द थ्रेड। थ्रेड के एक्स ग्रुप में चिन्हित तत्व का नाम बताना है। देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसको क्या बोलेंगे ये आपको बताना है। देखिए तो एक से लेकर दूसरे तक इसके पिच कहा जाता है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ना ये एक्स के रूप में, यहाँ पे इसे पिच कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए रूट क्या होता है, तो जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ना जो गहराई में ऐसे गया होता है यहाँ वाला पार्ट, ये रूट कहलाता है और इस वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है, तो अब हम कहाँ पे क्रेस्ट पे है, फिर हम रूट में आ गए। ये वाला नीचे एकदम पार्ट रूट कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील का। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशन यहाँ पे दिया गया है उसमें एक इसको डिनोट करता है, ग्रेड को, ग्रेड के आकार को, बंधन के आकार को या अपघर्षक के प्रकार को। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए जो ए डिनोट करता है ये टाइप ऑफ एब्रेसिव है। ए का मतलब एब्रेसिव यानी कि अपघर्षक का प्रकार है, ये याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर दिया है कि कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक सेंटर में चलने के लिए। नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, ट्रूइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग या ड्रेसिंग करना चाहिए। तो ट्रूइंग करना चाहिए कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है ना वो कंसेंट्रिक चलते रहे, यानी कि सेंटर में चलता रहे जहां चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या होता है। पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, नरम आयरन। तो देखिए यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस बोल रहे हैं ना, तो आपको एक बात याद रखना है, जब भी ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो वो पिग आयरन, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पाद बनता है, पिग आयरन बनता है, यानी कि कच्चा आयरन, कच्चा लोहा बनता है। और यहाँ पे क्यूपोला फर्नेस से अगर पूछेगा कभी आप लोगों से एग्जाम में, क्यूपोला फर्नेस, ठीक है, क्यूपोला फर्नेस, तो वो याद रखना है ये क्यूपोला फर्नेस से क्या मिलता है, कास्ट आयरन मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। दिया है कि मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का, कैडमियम का, वेनेडियम का, मोलिब्डेनियम का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए यहाँ पे कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट जो धातु होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है पाइराइट एस में कितना तांबा होता है, यानी कि परसेंटेज में यहाँ पे बताना है।
हाउ मच कापर कंटेंट इन पाइराइट ओर, यानी कि जो पाइराइट का अयस्क है उसमें कितना परसेंट कापर होता है, कितना तांबा होता है, वो बताना है आप लोग को। 0.15 या 0.32 होता है, या 0.5% होता है, या 0.45 होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0.32 आपको याद रखना है। एग्जैक्टली आपको एग्जाम में ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका बाहर इससे नहीं जाने वाला है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होता है, टिन, निकिल, लीड, क्रोमियम। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लीड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लीड जो धातु होती है ये कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्यों किया जाता है, गहराई नापने के लिए, बाहरी आयाम नापने के लिए, कोणीय आयाम नापने के लिए, या छेद स्लॉट आकार को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग जो होता है ना वो छेद स्लॉट है उसके आकार को मापने के लिए। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है ना। इजी आउट मेथड इस्तेमाल होता है, या मेकिंग ड्रिल होल यानी कि ड्रिल होल बनाना, या प्रिक पंच विधि, या वर्गाकार टेपर इंच इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालते हैं ना, तो जो विधि हम लोग उपयुक्त होता है वो है वर्गाकार टेपर पंच विधि का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर दिया है काउंटर सिंक के हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। तो याद रखना है 90 डिग्री होता है इसका, बस आपको एक वर्ड में याद रखना है 90 डिग्री काउंटर सिंक हेड स्क्रू पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर दिया है ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है। यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित कोई किया गया है, इसका कोण को मान बताना है। ये छेनी का कोण है, या रेक कोण है, या बिंदु कोण है, या फ्लिप क्लियरेंस कोण है। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है ना, जो फिगर दिखाया गया है ये है लिप क्लियरेंस कोण। ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे जाएगा और यहाँ पे जो कोण बनाएगा ना यही क्या है, एक यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये लिप क्लियरेंस एंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर दिया है ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण बोल रहा है, किस कोण से निर्धारित करते हैं, यानी कि हेलिक्स कोण का दूसरा नाम क्या है ये पूछ सकता है। तो हेलिक्स कोण का जो दूसरा नाम होता है वो रेक एंगल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया है रीमर का उपयोग क्या है, छेद करने के लिए, एक छेद को बड़ा करने के लिए, या छेद में थ्रेडेड करने के लिए, या ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करने के लिए। तो जब भी रीमर की बात आए ना आपको याद रखना है कि ड्रिल किए गए छेद को सही आकार की फिनिशिंग करने के लिए हम लोग रीमर का उपयोग करते हैं। पहले ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर लेते हैं, उसके बाद उसको फिनिशिंग करना होता है रीमर टूल्स के द्वारा। जो ड्रिल किए गए छिद्र है ना उसको फिनिशिंग कर लेते हैं सही आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर दिया है टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है, या भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल होता है, या नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग करते हैं, या सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी टाइप एंड ट्विस्ट ड्रिल की बात करें ना तो उससे हम लोग सामान्य आकार के निम्न कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया है कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होता है। हैंड रीमर, सॉकेट रीमर, मशीन रीमर, हेलिकल फ्लूट रीमर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉकेट रीमर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 नंबर दिया है पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विथ पायलट, यानी कि जो रीमर में हम लोग पायलट का इस्तेमाल करते हैं हैंड रीमर का, उसका कार्य क्या है। होल का आकार सही रखने के लिए, या होल में बर को दूर करने के लिए, या रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करने के लिए, या रीमर को रीमर होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। एक बात बता दूं यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ITI फर्स्ट ईयर का है
और इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। वहां पे फिटर ट्रेड की मॉक टेस्ट कराया गया है, जो कि आपका टेस्ट से पता चल जाएगा ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, और क्वेश्चन आपका जो पूछता है प्रीवियस ईयर में वही दिया गया है वहां पे। चलिए, तो 25 का करेक्ट आंसर बताएंगे। पायलट के साथ हैंड रीमर, पायलट का कार्य क्या है? तो ये रीमर को रीमर्ड होने के वाले होल के साथ कंसेंट्री करने के लिए पायलट का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? जो ड्रिल के बिंदु कोण है उसको कौन, यानी कि बिंदु कोण का मतलब होता है पॉइंट एंगल, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? तो ड्रिल मटेरियल डिसाइड करेगा, या जाब का मटेरियल, या काटने की गति, या ड्रिल की साइज डिनोट करेगी? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जाब की मटेरियल जो है वही डिनोट करेगा, यानी कि बिंदु कोण क्या होगा, यानी पॉइंट ऑफ एंगल ड्रिल का क्या रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर दिया हुआ है कि 10 mm के छेद की रीमिंग करने के लिए ड्रिल के आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, सबसे पहले मैं वो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। दिया है फाइनल, ठीक है, एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप लोग लिखेंगे। फाइनल डायामीटर इक्वल टू होता है नॉमिनल होल साइज, नॉमिनल आप लोग थोड़ा लिखेंगे, नॉमिनल होल साइज प्लस, ठीक है, ओवर साइज माइनस अंडर साइज। ये फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे फाइनल डायमीटर निकालना है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे जब आप 10 मिलीमीटर के छेद की आकार की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार पूछा गया है, यानी ड्रिल आकार क्या होगा, ये फाइनल डायमीटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे नॉमिनल होल की साइज कितना दिया हुआ है, ये है नॉमिनल होल की साइज 10 ना, यहाँ NH लिख दे रहा हूँ, तो ये 10 हो गया, फिर प्लस दिया है तो प्लस। ओवर साइज कितना दिया हुआ है, देखिए अंडर साइज 0.2 mm दिया हुआ है, ये क्या है, अंडर साइज है। और ओवर साइज यहाँ पे दिया हुआ है, ओवर में OS लिख देते हैं, ओवर साइज ये कितना दिया हुआ है 0.05। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवर साइज लिखेंगे, प्लस है तो ओवर साइज कितना है 0.05, यानी 0.05 हो गया, प्लस सॉरी यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं, माइनस है ना तो माइनस डालेंगे। चलिए ये माइनस, अब अंडर साइज कितना है, तो अंडर साइज यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10 और इसको प्लस 0.05 माइनस 0.2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, ये चलिए निकाल लेते हैं पहले। देखिए ये हो जाएगा 9 अगर मैं इसको घटा रहा हूँ 10 में से 0.2 को घटा दे रहा हूँ तो ये 80 हो जाएगा, प्लस 0.05, अब इसको जोड़ देते हैं तो 9.85, ये mm में आएगा क्योंकि हमारा सभी साइज किस में है, mm में ही है, मिलीमीटर में ही है। अब चलिए यहाँ पे देखेंगे आंसर किसके आसपास है, तो 9.75 दिया हुआ है, जबकि एक्यूरेट कितना आना चाहिए 9.85 आना चाहिए, तो इस प्रकार बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फाइनल डायामीटर कभी भी ड्रिल का आकार का पूछेगा, किसका, ड्रिल का, और उसमें नॉमिनल होल साइज दिया रहेगा जैसे 10 mm दिया है, ओवर साइज दिया रहेगा जैसे 0.05 दिया है, अंडर साइज पूछेगा तो दिया रहेगा 0, तो ये फार्मूला आप लगाकर आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 28 नंबर दिया है, इस टूल का नाम क्या है, यहाँ पे एक टूल्स दिखाया गया है आप लोग को, इसी का नाम पूछा गया है, स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील्स ड्रेसर या एम्ब्रेसिव स्ट्रिक ड्रेसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है, स्टार व्हील्स ड्रेसर है। यहाँ पे देखेंगे स्टार टाइप का बना हुआ है और ये की व्हील है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्टार व्हील ड्रेसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 नंबर दिया है, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है, ग्रेड, संरचना, ग्रेन का आकार।
तो ग्रेन का आकार तो डिनोट नहीं करेगा, ये ग्रेन के साइज को बताएगा। स्ट्रक्चर, ग्रेड और ग्रिड, इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर क्या होता है, तो वो जो ग्रेड होता है ना, वो क्या करता है, ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है, यानी कि क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो ग्रेड होता है वो कितने ताकत से जुड़ा हुआ है एक दूसरे में। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग चीज होती है। चलिए, ग्रिड का मतलब होता है उसमें जो अलग पद्धति से बनाया जाता है उसका होता है। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दिया है कि उस दोष का नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए तो उस दोष का क्या नाम है। ठीक है, यानी कि जो इफेक्ट पैदा कर दे कि जो ग्राइंडिंग व्हील की सतह है वो चिकनी और चमकदार हो जाए, तो उसे ग्लेजिंग कहेंगे, ट्रूइंग कहेंगे, लोडिंग कहेंगे या ड्रेसिंग कहेंगे। तो करेक्ट आंसर देखिए, जब भी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील की सतह जो चिकना कर देता है, चमकदार कर देता है, तो उसे हम बोलेंगे ग्लेजिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है क्यों कृषि एक मिनट, इसको अगर उठा के मैं इधर नहीं जा रहा है, इधर आ गया ना, इधर आ गया, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे क्यों कृषि उपकरण राट आयरन से बनते हैं, बताएंगे। लो कास्ट के कारण, कम कीमत के कारण, भारी वजन के कारण, घिसाव रोधी के कारण या जंग प्रतिरोधी होने के कारण। तो देखिए, जो भी कृषि उपकरण है वो राट आयरन का बनाया जाता है, और राट आयरन में क्या होता है कि जंग नहीं लगता ना, कोरोजन नहीं होता है, इसलिए जब भी कृषि का उपकरण है वो राट आयरन का ही बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जंग प्रतिरोधी होने के कारण। क्योंकि कृषि कार्य के लिए हमें खेतों में हमेशा वर्क करना पड़ता है और वहां पे पानी वगैरह लगते रहते हैं, इस वजह से जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से क्या होता है, हमारी टूल्स खराब हो सकती है, इसीलिए कृषि के उपकरण राट आयरन से बनाया जाता है, क्योंकि वो जंग का प्रतिरोधी होता है, जंग नहीं लगने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। दिया है ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस दिखाया गया है और इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूअर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूअर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला 33 नंबर। दिया है कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो कास्ट आयरन में एलॉय में कार्बन की जो कंटेंट होती है, ठीक है, कार्बन कंटेंट कितना होता है, तो वो 2 से 4% होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये अगर फिगर आता है ना एग्जाम में, तो अक्सर क्वेश्चन गलत ही होता है अगर आपका यहाँ पे मापने वाला पूछ देता, क्योंकि निमी ने जो भारत स्किल पे जो भी क्वेश्चन आंसर बनाए गए ना, वो फिगर से यहाँ पे अगर बोलेगा कि ये कितना दिखा रहा है, इसका मापांक कितना है, कितना माप बता रहा है, तो वो गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स को डिनोट किया है, इसका आप लोगों को नाम बताना है, यानी कि नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। तो यहाँ वर्नियर माइक्रोमीटर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, यहाँ पे एक्स के रूप में दिया गया है, इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं थिम्बल, जो दिखाया गया है इसे हम लोग थिम्बल बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एनविल क्या होता है, तो देखिए वर्नियर में जो सामने कुछ इस प्रकार निकला होता है ना दोनों तरफ से, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, ये एनविल होता है। तो ये आप लोग थिम्बल देख लिए, ये पूरे पार्ट, ये वाला पार्ट को बैरल बोलते हैं, बैरल। ठीक है, और रैचेट स्टाफ क्या होता है, यहाँ पे पीछे लगा होता है गोल सा ऐसे, और उसको हल्के प्रेस के साथ मूव करते हैं ना, चट चट की आवाज करता है, तो वो रैचेट स्टाफ कहलाता है। अभी जो एक्स के रूप में दिखाया गया है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, थिम्बल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है। यहाँ पे टूटा हुआ स्टड है, ये इसी को हटाने की प्रक्रिया पूछ रहा है ना, तो ये इजी आउट विधि है या प्रिक पंच विधि है या ड्रिल होल बनाने की है या स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग किया गया है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ये आप लोग देख रहे हैं, ये प्रिक पंच विधि है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। दिया है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवेलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवेलिंग का कार्य क्या है। रीमिंग है, स्पॉट फेसिंग है, काउंटर बोरिंग है या काउंटर सिंकिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, काउंटर सिंकिंग हो जाएगा। ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य करता है तो काउंटर सिंकिंग होता है। काउंटर बोरिंग में क्या होता है, तो पहले से छिद्र की गई यानी ड्रिल की गई
छिद्र को उसका आकार बड़ा करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए काउंटर बोरिंग किया जाता है। काउंटर सिंकिंग में क्या किया जाता है, तो ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवेलिंग का कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर दिया है, यदि क्लियरेंस कोड गलत है तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, क्लियरेंस कोड ओवर साइज हो जाएगा, बड़े आकार का होल बनेगा, या ओवर हीट ड्रिल होगा, या अपस्क्रित होल होगा, या ड्रिलिंग टूट जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, देखिए यदि क्लियरेंस कोड गलत होता है तो ओवर हीट ड्रिल होगा ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे देखिए ये एक दिखाया गया है, इसको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये क्या है आप लोग बताएंगे। चलिए मैं यहाँ पे साफ कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। मैं पेन ले लूँ। हाँ बताइए, एक्स के रूप में ये क्या है, हील है, कटिंग एज है, या धनात्मक रेक कोण है, या ऋणात्मक रेक कोण है, बताएंगे आप लोग। देखिए पहली बात, यहाँ पे एंगल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, इसे एंगल दिखाया गया है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब बचा आपका धनात्मक रेक कोण और एक ऋणात्मक रेक कोण। तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ दिखाया गया है ना, ये ऋणात्मक कोण है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, निगेटिव रेक एंगल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर दिया है, आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है। हेलिकल फ्लूट रिमर का, पायलट के साथ हैंड का, टेपर पिन हैंड रिमर का, या समांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आंतरिक मेट्रिक मोर्स टेपर होल्स रिमिंग करने के लिए जो रिमर का उपयोग किया जाता है वो है समांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर दिया है, इस रिमर के प्रकार का नाम बताएं। यहाँ पे एक रिमर दिखाया गया है, ये कौन से प्रकार का रिमर है, हैंड रिमर, हेलिकल रिमर, या मशीन रिमर, या टेपर रिमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हैंड रिमर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स ये वाला पार्ट का नाम आपको बताना है। ये क्या है, आर्बर है, ड्रिल चक है, ड्रिल बिट है, या चक्की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आर्बर है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्बर। ये जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं ना, ये आर्बर है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 42 नंबर दिया है, कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। सॉकेट रिमर में, हैंड रिमर में, मशीन रिमर में, या हेलिकल फ्लूट रिमर में। ठीक है, क्या पूछा है, रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हैंड रिमर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष आएगा। ये अगर ड्रिल दिया गया है तो किस प्रकार का दोष आएगा, अप्रकृत होल बनाएगा, रफ होल बनाएगा, या ओवरहीट ड्रिल बनाएगा, या ओवर साइज ड्रिल बनाएगा, या चिप असमान होगा, बताएंगे। तो देखिए ऐसी अगर ड्रिल हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये ओवर साइज ड्रिल बना देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाते हैं, देखिए जो ग्राइंडिंग किया गया है उसमें जो छिद्र होता है तो वो बंद हो जाता है, तो क्या दोष आएगा, ड्रिलिंग होगा, नहीं, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाते हैं तो जो दोष उत्पन्न होगा ना, वो लोडिंग होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर दिया है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की दक्षता होती है। यहाँ पे कास्ट आयरन की बात कर रहा है। कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चटरिंग यानी कंपन नहीं करने देगा, कम करने की क्षमता होती है। तो वो ग्रे कास्ट आयरन होता है, व्हाइट कास्ट आयरन होता है, या ग्रंथली कास्ट आयरन होता है, या आघात वर्धनीय ढलवा लोहा होता है। कौन सा होता है, करेक्ट आंसर बताएंगे। तो देखिए जब भी मशीन टूल्स की बात करें तो वो कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, और उसमें कंपन और टूल चटरिंग कम करने की दक्षता जो होती है वो ग्रे कास्ट आयरन में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 46 नंबर दिया है, राट यानी लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग करते हैं। राट आयरन यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ब्लास्ट फर्नेस, चुकोला, फुडलिंग, या इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसे जो राट लोहे यानी कि राट आयरन
का उत्पादन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पुडलिंग फर्नेस का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पिग आयरन की बात किया था, तो जब भी पिग आयरन उत्पादन पूछेगा तो ब्लास्ट आयरन में होता है पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। और जब भी पुडलिंग फर्नेस की बात करेगा तो इसमें राट आयरन प्राप्त किया जाता है, पुडलिंग फर्नेस से राट आयरन। और क्यूपोला फर्नेस से क्या, कास्ट आयरन। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है कि जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है, बक्साइट का, गेलेना का, कैलेमाइन का या कैसेटेराइट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलेमाइन का। कैलेमाइन से ही हम लोग क्या करते हैं, जिंक निकालते हैं। बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये याद रखिएगा, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, जस्ता कैलेमाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। दिया है किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है, स्टील रूल का, फीलर गेज का, डेप्थ गेज का या वर्नियर कैलिपर का। तो देखिए किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए, यानी कि इंटरनल क्लियरेंस को चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीलर गेज का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको। यहाँ पे एक्स के रूप में दिया गया है, ये क्या है, कॉलर है। तो कॉलर, ये वाला पार्ट कॉलर कहलाता है ना, ये ए वाला पार्ट है, यानी कि कॉलर कहेंगे इसको। लेकिन ये पूछ रहा है इसको, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हेड होगा या फिंगर्स होगा या बॉडी होगा, कौन सा होगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं फिंगर की तरह निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो इसे क्या बोलेंगे, फिंगर्स बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिंगर्स। स्क्वायर हेड की बात करें तो स्क्वायर हेड यानी कि ये वाला पार्ट जो स्क्वायर हेड हो जाएगा। फिंगर्स ये वाला पार्ट हो गया सी, ठीक है, फिंगर के रूप में दिखाया गया। और इस पूरे पार्ट्स को क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, यानी कि ये डी दिया है। और एक्स के रूप में सिर्फ इसको दिखाया है, तो ये क्या है, फिंगर है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कभी भी एक्मे थ्रेड कोड बात करेगा तो 29 डिग्री आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है। टोटल आप लोगों को क्वेश्चन देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में टोटल कितना क्वेश्चन है, 219 क्वेश्चन है। तो हम सोचेंगे ना इसको 4 लेक्चर में ही कंप्लीट कर ले, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है। आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिएगा। 219 सेकेंड सेमेस्टर में है और 260 के आसपास शायद फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, उसको मैंने करा दिया है। और उसका मैराथन भी आप लोगों को करा दिया है। तो ITI CBT एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा और मॉक टेस्ट सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे जाकर जरूर लगाइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे इससे 51 से आगे के क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।